हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट यूनिट दैट इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हम कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं जो कि हम दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो मैनेजमेंट ना कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट होता है, बट हमारे डे टू डे लाइफ में भी एक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब आपको किस तरीके से मैनेज होके रखना है, आपको किस तरीके से प्रॉपरली चीजें करनी है ना, स्टेप बाय स्टेप करनी है इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो एंड इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इट्स अ रूल्स एंड रेगुलेशन, इट्स अ प्रोसीजर लाइक हाउ यू शुड वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू शुड वर्क, how you should behave in an organization. And then planning, see, planning तो हर चीज के लिए important है, आपकी लाइफ के गोल्स के लिए, आपकी लाइफ, आपके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली अगर आपको एक बड़ी सी कंपनी रन करनी है, नॉट ओनली बड़ी सी कंपनी बट आपको एक कंपनी रन करनी है, तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हर चीजें अरेंज करके रखना, जैसे हम अपने कमरे को अरेंज करके रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से एक कंपनी को भी अरेंज करके रखना जरूरी होता है। अब अरेंज कैसे करना होता है, सामानों से नहीं लेकिन बहुत सारी अलग चीजों से। और वो क्या है वो हम अपने सेशन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is your guidelines, it's your guidelines, they are the truth, fundamental truth, and also the foundation of management theory and practice. सबसे पहले एक मैनेजर को एक कंपनी में कैसे काम करना चाहिए, एक एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंपनी में कैसे काम करना चाहिए, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे आई मीन एक्शंस लेने पड़ते हैं, सो दैट व्हाट, क्या अचीव करना है हमें, एक कंपनी का गोल अचीव करना है। गोल क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट अचीव करना, कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना, कंपनी को सक्सेसफुल बनाना। तो उसके लिए हमें कैसे काम करना चाहिए, एक तरीका है, एक तरीका। सो वही तरीका जो है हेनरी फ्योल ने जो है बताया है 14 तरीकों से, मतलब 14 तरीके से इन द सेंस 14 पॉइंट से, 14 ऐसी बातें कही है कि भाई आपको ये फॉलो करनी है इफ यू रियली वांट टू run your organization in a better way, in a productive way, and also in an organized way. So ऐसे देखो बहुत सारे मैनेजमेंट स्कॉलर्स रहे हैं जैसे कि हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक ट्रियोल एंड अदर्स, लेकिन हेनरी फ्योल का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में, थ्योरीज में। सो उसी में से एक योगदान हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया है दैट इज डिविजन ऑफ लेबर। सो यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर का मतलब वो नहीं लेबर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, यहाँ पे हम लेबर की बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज जिसे ऑर्गेनाइजेशन चलती है भाई, विदाउट एम्प्लॉयज यू कैन नॉट रन एन ऑर्गेनाइजेशन, यस दैट्स ट्रू। सो डिविजन ऑफ लेबर इन मीन्स लेबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, क्या लेबर्स को हम काम डिवाइड कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम द स्पेशलाइज्ड टास्क, वो टास्क जिसमें वो बेहतर है। अब जैसे कि मान लो अ, आपको डांसिंग पसंद है, बट आपको आपके मतलब आपके पेरेंट बोले नहीं नहीं भाई हम आपको डांसिंग में अलाउ नहीं करेंगे, अगर आपको बनना है तो यू कैन गो फॉर सिंगिंग, बट भाई आवाज तो है ही नहीं अच्छी, तो आप कैसे गाओगे, बट आप डांस तो भाई बहुत अच्छा करते हो, माइकल जैक्सन की तरह तो नहीं बट बहुत अच्छा करते हो। अब जिस काम में आप बेहतर बेहतर हो, जो काम आपको बहुत अच्छा आता है, वो आप दिल से करोगे, खुश होके करोगे, एंड यस यू विल बी सक्सेस इन दैट वर्क ऑल्सो। लेकिन जो आपको काम नहीं आता, जो आपको पसंद ही नहीं है भाई, उसको थकार के करोगे, उसको ऐसे ही बस मुंह बना बना के करोगे, सो यस दैट इज ऑल्सो a rule which need to be followed in an organization. What, कि जो लेबर जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, जो एम्प्लॉय जिस काम को बेहतर तरीके से जानता है, उसको वही काम अलॉट करना, ताकि वो अपने काम को बहुत और अच्छे तरीके से करे एंड यस दे कैन अचीव टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एप्लीकेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, सॉरी इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम कैसे अप्लाई करते हैं, जॉब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर
more manageable components, allowing individuals to become more skilled and proficient in their specific task. तो जो भी जॉब्स है कंपनी की उसको हम मतलब ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे कंपोनेंट्स में, और हर एक इंडिविजुअल को हम उसकी काबिलियत के तौर पे, उसकी स्किल्स, जो उसकी बेहतर स्किल्स है उसके बेसिस पे हम उसको अलॉट करते हैं. एंड यस, then we go ahead with the work with towards the achievement of our goals. Okay, now let's move to the second principle of management, that is authority and responsibility. See, authority क्या होता है? जो जिसको right होता है, to give the orders and the power to exact obedience, and responsibility जिसका कर्तव्य है, भाई हमें तो हमारे बॉस ने काम दिया है, हमें तो हमारे बॉस ने बहुत सारी ये चीजें करने को बोली, तो हमें करनी पड़ेगी. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, so that is your responsibility. So it should be very clear, कि भाई कौन अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. So that should be a clear thing in an organization. So where we can apply this principle of management, clear lines of authority and responsibility help maintain order and ensure that tasks are carried out efficiently. जैसे हमारे घर में हमारे हेड होते हैं, हमारे फादर, उनके पास बहुत सारी अथॉरिटीज होती है, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, लेकिन एक क्लैरिटी होती है कि भाई एक फैमिली में एक जो फादर है उनके पास एक अथॉरिटी है. उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे हैं तो देयर शुड बी क्लैरिटी, कौन अथॉरिटी दे रहा है एंड कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अचीव कर रहा है. तो इससे क्या होगा, जो भी टास्क हो रहे हैं वो एफिशिएंटली कैरिड आउट होंगे, एफिशिएंटली मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, एंड यस अपने गोल्स की तरफ हम आगे पहुंचते जाएंगे. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड principle of management, that is unity of command. Now unity of command एक ही बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही बेसिक एंड लॉजिकल हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. लॉजिकल इसलिए कि क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय को बहुत सारे बॉसेस ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब बॉस नंबर 1, बॉस नंबर 2, बॉस नंबर 3, ओके, तो क्या होगा उससे, भाई उससे कंफ्यूजन होगी. अगर आपको, अगर मान लीजिए आपको कहीं पे पहुंचना है, तो आपने 3 लोगों से रास्ता पूछा, एक ने बोला भी दाएं मुड़ जाओ, एक ने कहा बाएं मुड़ जाओ, एक ने कहा सीधे चले जाओ, तो आप तो भाई कंफ्यूज जाओगे, मैं जाऊं कहाँ, इधर उधर वहां. ऑल्दो आज के जमाने में गूगल मैप तो है ही, बट स्टिल एक एग्जाम्पल लेना था तो बता दिया आपको मैंने ऐसे. उसी तरीके से एक एम्प्लॉय अगर है, उसको अगर 3 अलग अलग बॉस ऑर्डर देंगे कि भाई तुम ये काम करो, वो काम करो या ये करो, तो वो तो उसका तो माथा चकरा जाएगा, वो सोचेगा मैं किसकी सुनूं, क्या करूं. तो इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक ही बॉस हो और उसी बॉस से वो ऑर्डर्स ले. सो दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिटी ऑफ कमांड. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन को अगर हम हिंदी में बोले तो अनुशासन. जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होता है तब तक तो आप कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकते लाइफ में. सुबह उठने का डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठने का, रात को जल्दी सोने का, हेल्दी खाने का, एंड आपके लाइफ में जो भी गोल अचीव करना है उसे उसे पाने का डिसिप्लिन. आपको वेट लॉस करना है, उसके लिए आपको क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो भी एक डिसिप्लिन है. So discipline should be everywhere, in every aspects of our life, we should follow discipline. So employee must also obey and respect the rules that govern the organization. So it is their duty, कि जो भी अनुशासन है, जो भी डिसिप्लिन है, एक टाइम टेबल टाइम है, जैसे आपको इसी 8 बजे तक आना है, पंच करना है, उसके बाद अगर आप आते हो तो आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शन हो जाएंगे. सो ये जाने का ये टाइम है, एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंपनी बोल रही है, एक कंपनी बता रही है आपको, सो इट्स योर ड्यूटी टू फॉलो देम, टू ओबे देम रिलीजियसली. अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो भाई जिसका जब मन कर रहा है आ रहा है, जब मन कर रहा है जा रहा है, सब कुछ ऐसे इधर उथल पुथल हो रही है चीजें. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फिफ्थ principle of management is scalar chain, or you can also call it as chain of command. Now what is chain of command? चेन क्या होता है, चेन होता है ना, एक दूसरे से उसका सिरा जुड़ा होता है, एक चेन ऐसे आपस में ऐसे लॉक है, फिर ऐसे ऐसे करके लॉक अप पूरा होता है. सो इट्स एन अनब्रोकन लाइन, मतलब आप उसको तोड़ नहीं सकते. आप जब बहुत खींचोगे तो वही तो टूट ही जाएगी, बट ऐसे तो नहीं टूटेगी ना, वो एक लॉक है एक दूसरे का. उसी तरीके से अगर हम स्केलर चेन की बात करें, जिसको हम चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं, सो देयर शुड बी अ क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, टॉप लेवल से लेके नीचे लेवल तक.
किस तरीके से ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं, किस तरीके से कमांड्स फ्लो हो रही है, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। कोई कंफ्यूजन ना हो, अरे भाई बॉस ने क्या बोला था हमें तो पता ही नहीं, या इसने क्या ऑर्डर दिया हमें नहीं पता, हमने सुना ही नहीं। नो, देयर शुड बी इन हायरार्की, भाई टॉप से मिडिल लेवल तक पहुंच रही बात है, मिडिल से लो लेवल तक आ रही है। तो ये जो क्लैरिटी रहेगी ना, इससे सारे काम बहुत आराम से होंगे कंपनी में, कोई कियोस नहीं होगा, कोई चिक चिक नहीं होगी, और कोई किसी पे ब्लेम नहीं डालेगा। तो दैट इज वाई ये हेनरी फ्योन ने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्रिएट किया है। ओके, सो we have already finished our 5 principles of management. Now coming to the next one, that is unity of direction. डायरेक्शन क्या होती है? दिशा, अगर मतलब सूरज किस दिशा में उगता है, कहाँ कहाँ से ढलता है, दैट इज द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। यूनिटी इज एकता, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स एक कंपनी में कितने भी एम्प्लॉयज हो, 100 हो, 200 है, 300 है, भाई सबको एक ही गोल के लिए काम करना है। क्या? सबको कंपनी की सक्सेस के लिए काम करना है, कंपनी को आगे लेके जाना है। अब वो आगे कौन लेके जाएगा? एम्प्लॉयज तो लेके जाएंगे। अब चाहे बॉस है या कंपनी का कोई भी मालिक है, आज जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, उसके मालिक जो अगर अंबानी है, अंबानी मालिक है, दैट इज ट्रू, नो डाउट इन दैट थिंग, बट एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो भाई उस कंपनी को ऊंचाइयों तक कौन लेके जाएगा? तो एम्प्लॉयज का भाई रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने जैसे कहा कि किसी कंपनी में चाहे 100 लोग हो, 200 लोग हो, 300 लोग हो, सबका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि दैट वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सो ensure that everyone is working towards the same goals, reducing conflicts and promoting organizational cohesion. Okay, so now coming towards the next principle of management, that is, just a minute, okay, subordination of individual interest to the general interest. Subordination to the individual interest to general interest का meaning ये है basically that it encourage employees to align their goals and their action with those of the organization of overall success. अब हर एक एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए 100 एम्प्लॉय एक कंपनी में ना, हर एक एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि भाई हमें तो अपनी अपनी कंपनी के अपने लिए काम करना है, मतलब हमारी हमारी अच्छी सैलरी हो, हमारा प्रमोशन हो, हमें उससे मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। बट नहीं, इट इट कैन नॉट बी डन, आपको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल, लेकिन जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग का अपने अपने, वो लोग जो अपने अपने गोल सोच के बैठे हैं, उनके गोल्स को हमें मर्ज करना है एंड उसे एक जनरल इंटरेस्ट बनाना है। जनरल इंटरेस्ट मतलब उस गोल को कंपनी के गोल के साथ मर्ज करना है, कि हमें अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए काम करना है, बट जो भी हम एक्शन करेंगे, जो भी हम टास्क करेंगे, दैट शुड बी टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए हमें एनकरेज करना है कि भाई आपको अपनी कंपनी के लिए काम करना है, आपको अपनी कंपनी के लिए बेटरमेंट के लिए काम करना है, उनकी उसके लिए उसके प्रॉफिट के लिए काम करना है। एंड देखो, चाहे कितनी मोटिवेशन मिल जाए, कोई भी आपका बॉस कुछ भी कह ले, अच्छी अच्छी बातें कर ले आपसे, मीठा मीठा बोल के आपसे काम निकलवा ले, अनटिल अनलेस आपको रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छे पैसे इन द सेंस कि देखो, अब ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट होके गए हो और आप कहो भैया मुझे 40 साल की नौकरी चाहिए, नहीं। इट शुड बी अ फेयर पे। फेयर पे मतलब जैसी आपकी पोजीशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से आपको आपको पे मिल रहा है, एंड देखो कंपनी में पे तो मिलता है, साथ साथ बोनस भी होते हैं, इंसेंटिव्स भी होते हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लाइक हर कंपनी में तो नहीं मिलता है फॉर श्योर। सेकेंड चीज, अगर आप काम कर रहे हो तो प्रमोशन मिलना मिलना जरूरी है, प्रमोशन मिलता है तो कम सैलरी हाइक होती है। अगर नहीं मिलता है तो एम्प्लॉय स्विच कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहां उनको अच्छी पेमेंट मिलती है। सो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी कंपनी ऊंचाइयों तक जाए, सो यू शुड ऑलवेज गिव फेयर कॉम्पनसेशन टू योर एम्प्लॉयज, एंड दैट विल रियली गोइंग टू मोटिवेट देम, एंड ऑब्वियसली वो उनको मोटिवेट करेगा, वो दे विल बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, तो आपको क्यों छोड़ के जाएंगे? फिर तो भाई जी जान करके आप कंपनी के लिए काम करेंगे। सो remuneration is very very important. Okay, so next is centralization and decentralization. So centralization and decentralization means the degree to which decision making authority is concentrated or dispersed in an organization. तो हमें ये देखना है कि
जो डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी है वो कॉन्सेंट्रेट, मतलब कि कोई एक अथॉरिटी है या एक अथॉरिटी जो डिसीजन ले रही है या अलग अलग अथॉरिटीज डिसीजन ले रही है। तो देखो, एक तो हेड होता ही है जो डिसीजन लेता है ना, उसकी बात हमें पूरी सबको सबकी सुननी है। जैसे अगर कंपनी में बोला गया है कि छुट्टी है तो भाई, अगर तो सभी के लिए छुट्टी है ना, नॉट कि इस डिपार्टमेंट में नहीं होगी, उस डिपार्टमेंट नहीं होगी। एंड सेकेंड चीज, ये तो हो गया एक सेंट्रलाइज्ड। दूसरी चीज, अब क्या कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपनी छुट्टियां अलग अलग डेज में डिसाइड कर रहे हैं। कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हमारी छुट्टी तो हम ट्यूसडे रखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोला हम ही छुट्टी संडे ही रखा करेंगे। सो दिस इज डिसेंट्रलाइज, जहाँ पे डिस्पर्स हो गया है, अलग अलग फैल गया है। सो बैलेंसिंग सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक द नेचर ऑफ टास्क, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो इसको बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना डिपेंड होता है कि किस तरह का टास्क है आपका, आपके एम्प्लॉयज के स्किल्स क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। Okay, so now we are coming towards the next principle of management, that is scalar chain. तो scalar chain और जो हमने अभी पहले पढ़ा था chain of command, that is quite similar. So scalar chain is a clear and unbroken line of authority should extend from top of the organization to the lowest. So ये जो top management है यहाँ से लेके lower management तक आपकी एक line of authority हमेशा होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, एक ऑर्डर मेंटेन रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, कम्युनिकेशन फ्लो अच्छे से रहता है कि टॉप मैनेजमेंट ने क्या काम दिया है वो नीचे 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 तक पहुंच के लोअर तक जाएगा। तो इट शुड बी अ फ्लो ऑफ कमांड, यू कैन से दैट, एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रहती है। देन नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर। ओके, सो ऑर्डर मीन्स ये वो वाला ऑर्डर नहीं है कि आपको बोला जा रहा है ये करके आओ और वो करके आओ, नहीं नहीं, दिस इज समथिंग लाइक where you have to arrange the resources, resources and personnel must be arranged logically for maximum efficiency। तो देखो, एक कंपनी के पास क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, स्टाफ होता है, वो होता है, एम्प्लॉयज होते हैं। और क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके, आपके पास जैसे अगर आपका फैक्ट्री है तो भाई आपकी मशीन है, आपके रिसोर्सेज है। अगर ऑफिस है तो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर भी आपके रिसोर्स का पार्ट होता है। तो इट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर, जिससे कि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट हो सके एंड कंफ्यूजन मिनिमाइज हो सके। Now coming towards the next principle of management is equity. Equity means, equity comes from the word equal, equal means बराबर। तो देखो, ऐसे बहुत सारे कंपनी के कल्चर होते हैं, वर्क कल्चर होता है जहाँ पे तो एम्प्लॉयज के साथ ठीक तरीके से ना ट्रीट नहीं किया जाता, किसी के साथ पार्शियलिटी होती है, किसी के साथ अ, नहीं होती है। सो उससे क्या होता है, देखो जिसके साथ पार्शियलिटी हो रही है उसको बहुत ही डीमोटिवेट फील होता है। वो फिर सोचता है यार कि मैं क्यों इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना काम। और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे सुबह उठा है बंदा और ऑफिस के लिए जाना है, उसे लगता है यार मैं क्यों ही जा रहा हूँ ऑफिस, नहीं करना मुझे काम। तो काम तो वो कर रहा है लेकिन बहुत जबरदस्ती कर रहा है क्योंकि ही इज नॉट मोटिवेटेड। तो क्या ऐसा एम्प्लॉय जो आपके ऑफिस में जबरदस्ती काम करने आ रहा है, क्या वो कभी कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करेगा? ऑब्वियसली नॉट। सो you have to treat your employees equally, fairly, just to create a positive environment in your company। and उससे जो employees का मोरल इंक्रीज होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड यस ही ऑलवेज फील मोटिवेटेड कि मुझे काम करना है अपनी कंपनी के लिए। मुझे, मेरे को जो भी टास्क दिए हैं मेरे बॉस ने, मुझे वो अच्छे से करना है। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी एज वेल। नाउ नेक्स्ट वी हैव इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव मतलब जब हम किसी चीज को के काम किसी किसी काम को लेके इनिशिएट करते हैं, मतलब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मान लो, फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में टीचर ने बोला कि भाई मॉनिटर बनने के लिए कौन अपना नाम देना चाहता है, तो भाई आपने आगे बढ़ के अपना नाम दिया कि भाई मुझे क्लास का मॉनिटर बनना है। दैट इज अ इनिशिएटिव, आपने उस काम को करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट किया। तो सिमिलरली, एक अगर हम एक कंपनी की बात करें तो एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक द इनिशिएटिव इन देयर वर्क।
जो भी उन्हें काम दिया जा रहा है उसको आगे बढ़कर वो अडेप्ट करे, मतलब वो नॉट नॉट अडेप्ट, वो आगे बढ़ के उस काम को इम्ब्रेस करे। और यस, इनकरेज रहे कि भाई जो भी हमें काम दिया जा रहा है हमें आगे बढ़ के उसे लेना है और उसे करना है क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। एंड द लास्ट लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। सो इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। सो इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। देखो, अगर 10 लोग एक कंपनी में हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा अपने काम में हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10, भाई ये उस वो अपने डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ये अपने डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, until unless if you are not have a team spirit, अगर लोगों में मतलब भाईचारा तो नहीं कहेंगे हम, अगर लोगों में एक टीम स्पिरिट नहीं होगी, टीम स्पिरिट मतलब कि एक हमें मिलजुल के काम करना है, जैसे हमने वो कहानी पढ़ी है ना, जिसमें 4 भाई होते हैं और उसके जो फादर है वो मरने वाले होते हैं, तो वो उनको लकड़ी का गट्ठा जब तोड़ने को कहा जाता है, तो जब वो पूरा गट्ठा तोड़ते हैं तो नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन एक एक करके लकड़ी टूट जाती है। तो उसी तरीके से बोला जाता है कि भाई तुम सारे भाई एक साथ ऐसे ही इस तरह से मिलके रहना ना, ताकि तुम्हें कोई तोड़ ना पाए, तुम्हें कोई अलग ना कर पाए। सिमिलरली अगर हम कंपनी की बात करें तो हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, सो दैट जो भी हमारी कंपनी के गोल्स होते हैं हम उसको बहुत बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। एंड आपस में एक हार्मनी मेंटेन होता है, लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। देखो, हर कोई इसी ऐसी जगह पे काम करना चाहेगा जहाँ पे एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट हो, अदरवाइज तो वही नेगेटिविटी तो हर जगह है। बट ट्राई टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरमेंट इन योर सराउंडिंग्स, इन योर ऑफिस, इन योर वर्किंग प्लेस एज वेल। सो ये कुछ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थी जो हेनरी फ्योल ने दी है, और कहा है कि भाई जो भी मैनेजर या जो भी एम्प्लॉय है एक कंपनी में, ये 14 प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करें। एंड यस, यू कैन सी द डिफरेंसेस इन द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑल्सो, बट ये एक रिजिड रूल्स नहीं है, रिजिड इन द सेंस नहीं नहीं यही यही फॉलो करना है आपको, नहीं। एक ये लेआउट दे दिया कि भाई इस तरीके से एक कंपनी में काम होना चाहिए। एंड यस, यू कैन चेंज द प्रिंसिपल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो। लाइक अगर आपको लगता है कुछ और हम कंपनी को के लिए कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, तो यस, यू कैन डू इट एज वेल। ओके। So after talking about the principle of management, the next topic is planning. तो भाई हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, है ना। अगले 2 महीने बाद यहाँ छुट्टी बनाने जाना है, हमें ये सामान खरीदना है, इसके लिए पैसे जोड़ने हैं, वेट लॉस करना है, उसके लिए ये हमें खाना खाना होगा। तो बहुत सारी प्लानिंग हमारी डे टू डे लाइफ में चलती रहती है, और कुछ प्लानिंग तो हम अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, और कर लेते हैं तो भाई उसके बहुत सारे कारण हैं। उसी तरीके से एक कंपनी को भी रन करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत है ना। तो प्लानिंग क्या है, एक तरीके का हमारा रोड मैप होता है। रोड मैप मतलब ये हमारा हमने शुरू किया सफर और हमारी ये मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किस तरीके से रास्ता लेना है, दैट इज आवर प्लानिंग। सो कंपनी भी एक अपने गोल्स को अचीव करती है ना, गोल्स को अचीव करने के लिए उसे एक प्लानिंग करनी होती है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक माइलस्टोन्स को अचीव करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रोड मैप for organizations, guiding them towards their goals and helping them adapt to changing circumstances. So प्लानिंग चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या कैसी भी टर्म की हो, प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, हमें किस तरीके से स्टार्ट करना होता है प्लानिंग को। सबसे पहले देखो हमारे गोल्स क्या है, आपको क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर प्लानिंग। कंपनी के कैसे गोल्स है, मतलब जनरल गोल्स है, स्पेसिफिक गोल्स है, कुछ ऐसे गोल्स है जो मेजरेबल है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई अगर हमें 6 महीने में कंपनी को इतना टर्नओवर क्रिएट करके देना है, या इतनी प्रॉफिट अचीव करना है, तो इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए।
कौन कौन से मेथड्स हम अडाप्ट करने वाले हैं जिससे कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। उसके बाद जब हम अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ना, तो हमें एक स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस इज लाइक जहाँ पे हम अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को भी ध्यान रखते हैं। मतलब हर एक कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, कहाँ कहाँ से वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, और उसके थ्रेट्स क्या है, मतलब किन किन चीजों से खतरा है उसे। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करना है। देन क्रिएटिंग प्लान, भाई अब बारी है, इतनी सारी बातें हो गई तो अब प्लान को क्रिएट किया जाए। तो फिर प्लान भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो आता है आपका ऑपरेशनल प्लान, टेक्टिकल प्लान एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। ऑपरेशनल प्लान की बात करें, जो हम डे टू डे एक्टिविटी को करने में रखते हैं, मतलब रोज 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 हमें किस तरीके से कंपनी के लिए काम करना है ना, क्या क्या रोज रोज की एक्टिविटीज होती है, किसको पैसे देना है, क्या नहीं देना है। दैट इज योर ऑपरेशनल प्लान। फिर आ गए हमारे टेक्टिकल प्लान्स दैट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्या, जैसे मान लीजिए अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेके काम करना है। बस सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अब हमें उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो है मतलब क्या प्लान ऐसा करें कि उसकी सेल्स बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब स्पेसिफिकली किसी चीज को लेके प्लान करते हैं। एंड देन वी हैव स्ट्रैटेजिक प्लान। स्ट्रैटेजिक को अगर हम बात करें, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे मान लो आपको एक साल बाद कहीं फॉरेन ट्रिप करने का मन है, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी ना, 1-1.5 साल बाद प्लान करो। उससे पहले आप अपना बजट डिसाइड करोगे, अ, सब पैसे वैसे का जुगाड़ करोगे, देन आप 1-1.5 साल बाद अपनी फॉरेन ट्रिप करोगे। सिमिलरली कंपनी के भी लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो। सो दैट इज योर स्ट्रेटेजिक प्लान। Okay, so then moving to the fourth step is decision making. Now, what is decision making? Obviously, अब ये time है कि planning involves making decision about what needs to be done, how it will be done, and who will do it. तो अब planning तो सब बना ही रहे हो। तो planning बनाने के बाद हमें ये भी तो देखना है ना कि वो planning किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मतलब वो decisions कौन लेगा, अम, उसको कैसे किया जाएगा, and who will going to done। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज का प्लान कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन हमें ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करना है। सी, एक होता है ना प्लान ए नहीं तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी नहीं तो प्लान सी काम करेगा, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स भी तो बनाने हैं। और हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट भी करना है कि इस अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, ठीक है, क्या अच्छी और बुरी बात है। फिर जो बेस्ट हो उसे पकड़ लो, उस पर काम करना शुरू कर दो, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करो। एंड बाद में ये देखो कि भाई जो आपने डिसीजन लिया है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है वेन एवर वी आर गोइंग टूवर्ड्स द प्लानिंग। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्लान्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ, नॉट प्लान, टाइप्स ऑफ प्लानिंग इसे हम कहेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे ही चुकी हूँ कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपकी कैसे होनी चाहिए, या टाइप्स ऑफ प्लान कैसे होना चाहिए। पहला तो है हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो भाई इसको याद रखो कि लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स है उसे अचीव करने के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको फॉरेन ट्रिप प्लान करना है, तो भाई वो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, आपको थोड़ा सा बजट बजट देखना पड़ेगा। या एक लेटेस्ट आईफोन खरीदना है, तो उसके लिए भी आपको एक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो मतलब काफी टाइम से पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं, भाई आईफोन लेटेस्ट वाला आएगा तो हमें वही आईफोन खरीदना है। दैट विल बी योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है? ज्यादातर टॉप मैनेजमेंट करते हैं, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं टैक्टिकल प्लानिंग, जहाँ पे हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करेंगे। भाई एक सेल डिपार्टमेंट के लिए कैसे प्लान करना है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हमें अचीव करना है। और ये कौन करता है? बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट। एक होता है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट के पास भी ज्यादा ड्यूटी होती है कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए काम करना, और एक इमीडिएट टाइम फ्रेम के लिए किया जाता है, तुरंत अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशनल प्लानिंग।
जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है कंपनी में बहुत सारी, ठीक है, उसके लिए हमें प्लान करना है। एंड ज्यादातर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं, और इसका जो स्कोप होता है दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स। और भाई कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं जो कॉन्टीजेंसी प्लान होते हैं। कॉन्टीजेंसी मतलब जहाँ जो एकदम इमरजेंसीज में लिए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी घटना घट जाए, उसके लिए क्या बैकअप प्लान तो होना चाहिए कुछ। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई करियर, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर ये एग्जाम क्लियर ना हुआ तो भाई कुछ बैकअप में भी रखो, ये नहीं तो फिर वो करेंगे। So that is your contingency plan. You should always prepare your plans, for your unexpected events. ऐसी घटनाएं जो प्लानिंग नहीं की होती वो हो जाती है, यू नेवर नो, फ्यूचर अनसर्टेन। सो ये यहाँ पे ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगर हम उसकी बात करें तो रिएक्टिव अप्रोच टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांस है, मतलब जहाँ पे हमें ये लगता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, तो वहां पे हम कॉन्टीजेंसी प्लान को अडॉप्ट करते हैं।